बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बानी पीटीआई से आज मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई, जिसके बाद हामिद रज़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनता तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब की जानिब से कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई सज़ा से नहीं बच सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाली जो तीसरी नशिस्त है उसकी राह जो है हमवार हो गई है? जी, हुकूमत ने तो नहीं मीटिंग अरेंज करवाई। आज तो इतवार का दिन और हुकूमत के बहुत से लोगों से मेरा जो रब्ता हुआ इस अरेंजमेंट में मौजूद लोगों से, तो वो उनको इल्म नहीं था। तो बहरहाल ये है कि आज मुलाकात हो गई और जाहिर है कि उस मुलाकात के अंदर अब जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और फिर उसके बाद वो कल फैसला आना है गालिबन। हमें तो नहीं इल्म, लेकिन यह है कि अगर मतलब जो कहा जा रहा है वो यही है कि, और ख़ुद पीटीआई भी तैयार है इन दोनों मामलात के लिए कि अगर सज़ा होती है तो क्या कर रहे हैं, सज़ा नहीं होती तो क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी हिकमत अमली बनेगी और ज़ाहिर है वो अपील में जाएंगे और जो भी मामलात आके होंगे। लेकिन वो जो मैं 2 रोज़ पहले बात कह चुका हूँ, मैं उसको दोबारा बार बार दोहराना नहीं चाहता। इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान जो है वो बहुत सारे मामलात पे बर्फ़ पिघल गई है, लेकिन यह है कि और इसमें इसको आगे मुल्क में आगे निकलना है और वो इंशाल्लाह निकलेगा और वो इस्तेहकाम आएगा। मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम आएगा वो इसी सूरत में आएगा जब मुज़ाकरात होंगे आपस में और सब मिल के आगे निकलेंगे। तो बाकी वो सज़ा अदालतें ज़ाहिर अपना एक कानून रास्ता लेगा उधर से। आप इस बात पे नोट करें ना कि खान साहब ने ख़ुद ये बात की है, उनकी तरफ से ये बात हो ना कि अदालत मेरा फ़ैसला करेगी, तो ज़ाहिर है अदालत करेगी फ़ैसला, तो फिर अदालत का यानी उनको अदालतों पे एतमाद है। ये एक बड़ी बात है और जो होना भी चाहिए हर एक को, अदालतों पे एतमाद। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं, सज़ा हो जाती है तो भी उनकी हिकमत अमली वाज़ेह हो जाएगी और तलखी, वो यकीनन हामिद रज़ा साहब ने कहा कि तलखी पैदा होगी। मुज़ाकराती कमेटी तो बस एक आप समझे ना कि असल तो बातचीत कहीं और होती है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो ज़ाहिर है खान साहब वन है उसमें उनके पार्टी के लोग मौजूद नहीं हैं। अंदाज़ा होगा यकीनन कुछ लोगों को, लेकिन ये जो बात है ये वन उनकी हो रही है, इसमें और कोई शख्सियत शरीक नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब को इस बात का इल्म है। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं और ज़रा तेज़ी से जो सूरत हाल है ख़ित्ते की उसको हम ज़रा जायज़ा लेते हैं। मैं एक शख्सियत के ज़िक्र के बग़ैर जो है, क्योंकि जब मैं आज से कोई 23 साल 24 साल पहले जो मीडिया में आया था, तो शुरू के दिनों में एक शख्सियत जो है उनका बड़ा ज़िक्र खैर रहा जो व्यूज़ और न्यूज़ में, और अब जो है वो दोबारा उनका जो है वो कहते हैं ले आई कहाँ पे किस्मत हमें जहाँ से, तो अब उनका दोबारा जो है वो ज़िक्र गालिबन आने वाले दिनों में हम सुनेंगे और वो जो है वो ज़ल्म खलीलज़ाद हैं। अच्छा, ज़ल्म खलीलज़ाद जो है वो बड़े मेरा नहीं ख्याल के वाशिंगटन में उनसे ज़्यादा इस वक्त कोई अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर जानता है। अच्छा, ज़ल्म खलीलज़ाद जो है वो 2000 इनका ताल्लुक़ मज़ार शरीफ से है और ये जो है ये चले गए थे काबुल में, इन्होंने स्कूल वगैरह की तालीम हासिल की, फिर ये गालिबन अमेरिका चले गए थे, फिर ये बैरूत में भी ये रहे कुछ अर्से, वहाँ पे इन्होंने PhD वगैरह में खास यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत अमेरिकन यूनिवर्सिटी से की। अच्छा, ये जो है ये जब 9/11 हुआ तो ये ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर ये अफ़गानिस्तान आ गए थे और अमेरिका के अफ़गानिस्तान में ये शुरू में इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन जो बाकायदा सफ़ीर ये 1 साल बाद बने थे। ये ज़ाहिर शाह साहब को और फिर अशरफ गनी साहब को, सॉरी हामिद करज़ई जो है उनसे इनका रब्ता हुआ, फिर उसके हिलरी क्लिंटन उससे सेनेटर थी और ये सारे मामलात वगैरह तय हुए। लेकिन ज़ल्म खलीलज़ाद जो है इनका ये बर्ज़िंस्की ये रिपब्लिकन है, ये ज़हन में रखें। यानी रिपब्लिकन से मुराद ये है कि जो रिपब्लिकन सदूर हैं, अगर हम गुज़री चंद तिहाइयों के रिपब्लिकन सदूर देखें, जैसे प्रेसिडेंट रेगन रिपब्लिकन थे, उसके बाद जॉर्ज बुश सीनियर रिपब्लिकन थे, पहली खलीजी जंग वाले,
फिर उनके साहबजादे जो जॉर्ज बुश वो रिपब्लिकन, और फिर उसके बाद ट्रंप रिपब्लिकन, और ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं वो भी कट्टर रिपब्लिकन। अच्छा, अब ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं वो उनका मैं थोड़ा सा क्योंकि वो लाजमन होंगे इसमें, ये सेटअप आगे जैसे भी चलेगा, चाहे वो मशरिक़ वस्ता हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, ज़ल्मे उसमें कहीं होंगे ज़रूर। अच्छा, ज़ल्मे जो है, मैं आपको ये बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जो जब जिमी कार्टर का दौर था, प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, आंजहानी जिमी कार्टर, तो उस वक्त उन्होंने वो ऑपरेशन साइक्लोन जो कहलाता है CIA का ऑपरेशन, और जिसमें अफगान मुजाहिदीन को अमेरिका ने फैसला किया था कि वो उनको सपोर्ट करेगा। तो ये उस ज़माने में जो बर्जिंस्की थे, ये बर्जिंस्की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जिमी कार्टर के, और बाद में उन्होंने कंटिन्यू भी किया, तो ये उसके बाद जो है ये उनके साथ ये इन्वॉल्व हुए थे। और उनके साथ जब यहाँ पे दुनिया भर से जब लोग अफ़गान जहाद में शिरकत के लिए आ रहे थे, तो ज़ल्म खलीलज़ाद जो है उस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में और इन तमाम इलाकों में उनका जो है वो असर बढ़ा। और उसके बाद जो है वो एक बड़ी तारीख़ी मुलाकात हुई। मौलवी यूनुस खालिस जो हैं वो शुरू में तो वो गुलबदीन हिकमत यार के साथ थे, बाद में अफ़गान जहाद के दौरान, बाद में उन्होंने जो है वो अपनी अलहदा तंजीम बना ली थी। ये जो तस्वीर है जिसमें यूनुस खालिस प्रेसिडेंट रेगन से मिल रहे हैं, ये जो तस्वीर है, इसमें जो तीसरी शख्सियत है वो ज़ल्म खलीलज़ाद है। यानी एक तो प्रेसिडेंट रेगन है, अगर वो तस्वीर हम रखें थोड़ी देर उस पर, तो हम उस पर बात करते हैं तस्वीर पे। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में दो शख्सियात हमें नज़र आ रही हैं। एक तो मौलवी यूनुस खालिस जो हैं, एक मौलवी यूनुस खालिस हमें नज़र आ रहे हैं इसमें, एक हमें इसमें नज़र आ रहे हैं प्रेसिडेंट रेगन, और एक हमें इसमें नज़र आ रहे हैं ज़ल्म खलीलज़ाद। अच्छा, ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं वो यूनुस खालिस, ये मैं मौलवी यूनुस खालिस के हवाले से मुख्तसर सी बात आपको बताऊं कि ये यूनुस खालिस जो हैं ये गुलबदीन हिकमत यार के साथ थे, बाद में इनके इख्तलाफात पैदा हुए। ये इंपॉर्टेंट बात है। मौलवी यूनुस खालिस जो हैं वो हरकतुल इस्लामी, गालिबन मैं अगर उसका नाम गलत हो तो माजरत चाहता हूँ, हरकतुल हिज़्ब इस्लामी ऐसे उनकी तंजीम, लेकिन पॉइंट ये है कि गुलबदीन हिकमत यार के साथ थे, बाद में अलग हो गए। अच्छा, इनके साथ जो लोग अलग हुए गुलबदीन हिकमत यार के को छोड़ के, जो इनके साथ गए मौलवी यूनुस खालिस के साथ, उसमें जलालुद्दीन हक्कानी भी थे, जिनके साहबजादे सिराजुद्दीन हक्कानी हैं। ठीक है। अच्छा, तो ज़ल्म खलीलज़ाद उस वक्त से इन्वॉल्व हुए अफ़गानिस्तान के अंदर, और यहाँ पर जब जनरल ज़ियाउल हक, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पहले इन्वॉल्व हो गया था अफ़गानिस्तान में, अमेरिकन बाद में आए थे, तो यहाँ पर उस वक्त एक ब्रीफिंग हुई थी, उसका ज़िक्र मैं उस ज़माने में जब अफ़गानिस्तान में ये सारा सिलसिला चला था, तो मैंने उस वक्त तो बहुत सारी शख्सियात हयात थी, तो मैंने उस मीटिंग का जिक्र किया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने उसकी तस्दीक की कि उसमें क्या कोई ऐसी शख्सियत हयात हैं जो उस वक्त उस मीटिंग में मौजूद थे। वो मीटिंग ये हुई थी कि आर्मी हाउस में हुई थी, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो बर्जिंस्की हैं वो आए थे, और उस वक्त जो है वो आर्मी हाउस में जो उसमें अख्तर अब्दुर्रहमान उस वक्त जो है वो ISI को हेड कर रहे थे। तो वहाँ पर जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें अब जो हयात शख्सियात हैं जो उस ब्रीफिंग में थे, वो सिर्फ ब्रिगेडियर यूसुफ, मेरा ख्याल है हयात उसमें से हैं। अच्छा, ये ब्रिगेडियर उस वक्त ब्रिगेडियर थे, और ये वो ब्रिगेडियर यूसुफ हैं जो बाद में जो है वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के। तो ये उस वक्त ये हयात ये इस वक्त हयात हैं, और वो अगर मैं कहीं पर भी गलती करूँ इस बात की तो वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि इसको एक दफ़ा काफ़ी लोगों से जल के मारिफ से या बाकी जो लोग हैं जन चिश्ती और बाकी दौर के जो लोग हैं उनके साथ मैं इस पर काफ़ी बात कर चुका हूँ, हमीद गुल साहब के साथ, तो बहरहाल ये ब्रीफिंग हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये तो ज़ल्मे जो हैं उस वक्त बर्जिंस्की के साथ थे, और कहीं ये उसमें ट्रेन होते गए इस समझते गए इस पूरे 9/11 जब हुआ तो 9/11 के बाद ये एक्टिव हुए।
ये जो हामिद करज़ई इनकी चॉइस थी, और उसके बाद हिलरी क्लिंटन, सेनेटर हिलरी क्लिंटन को इन्होंने कायल किया, बाकी लोगों को कायल किया। और विलियम कैसे जो कि उस वक्त CIA चीफ थे अफगान जिहाद के दौरान, वो उनके साथ भी इनका ताल्लुक़ था, विलियम कैसे के साथ भी। और 2 लोग अमेरिका से बड़े एक्टिव हुए थे तालिबान के अगेंस्ट। एक तो चार्ली विल्सन थे, उनका तो जिक्र फिल्म भी बन चुकी है चार्ली विल्सन की, और एक ये जो विलियम कैसे थे, और ये और ब्रजेंस्की। अच्छा, ब्रजेंस्की के बाद ये चूंकि रेगन का दौर आ गया, ये रिपब्लिकन थे, अप्रूव ये रेगन के दौर में, लेकिन रेगन जो कि रिपब्लिकन थे तो ये कंटिन्यू किया पूरा इन्होंने, वो जो दौर था ये इन्होंने ज़ुल्म खलीलज़ाद उस ज़माने में समझते रहे अफगानिस्तान को और इस पूरे रीजन को। अच्छा, चूँकि मुजाहिदीन वगैरह बाहर से आ रहे थे यहाँ पे अरब ममालिक से, तो और ये बैरूत में पड़े हुए होते तो अरबी भी ये अच्छी बोलते थे, पश्तो भी अच्छी बोलते थे, और ज़माने में इनके पास इनको अबूर हासिल था। तो 9/11 के बाद ही हुआ कि ये अफगानिस्तान में एम्बेसडर आ गए। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में इनके कोई तासुरात अच्छे नहीं रहे। मेरी इनसे यानी ऐसे 1 to 1 तो नहीं, लेकिन ये कि मुख्तलिफ महफिलों में ये मौजूद होते थे, कहीं ब्रीफिंग्स हैं तो मैं इनकी बात सुनता था। तो ये इनके बहुत ज़्यादा कोई पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्यालात इनके नहीं थे। उसके बाद ये हुआ कि इनको दूसरी जिम्मेदारी इराक़ की भी मिल गई। अच्छा, इराक़ की जब इनको जिम्मेदारी मिली, तो इराक़ की जिम्मेदारी इनको मिली तो ये जो है वो क्रॉकर, रायन क्रॉकर और जॉन नेग्रे-पोंटे, ठीक है ना, उनके बाद ये इराक़ के अंदर जो है ये इन्वॉल्व हुए। और उस वक्त इराक़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था। इराक़ इसलिए कि वहाँ पर जो है वो पॉल ब्रेमर और ये सारे लोग जो हैं वो गूफअप को वो था। अच्छा, फिर वहाँ जब इराक़ में ये रहे तो ये कुर्दों के बड़ा करीब आ गए, और कुर्द जो है ये जो मसरूर बज़रानी है, जो अब इराक़ के का वो हिस्सा जो कि कुर्द इलाका है, तो वहाँ उनके भी एक बहुत करीब आ गए। तो इराक़ में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई। फिर ये इराक़ में अमेरिका के सफ़ीर भी बना दिया गया कुछ अरसे के बाद इनको। और फिर ये ऐसा हुआ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ये अमेरिका के सफ़ीर बन गए। अच्छा, और अमेरिका में जब ये सफ़ीर बने अमेरिका के, तो उससे पहले जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी, यानी जॉन बोल्टन की इन्होंने जगह ली थी। जॉन बोल्टन की जगह जो है फिर ये ज़ुल्म खलीलज़ाद अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए। जॉन बोल्टन जो है हमें पता है कि वो NSA से आ गए थे, सूज़न राइस इनके बाद आई थी। और फिर जब ट्रम्प दौर आया, फिर रिपब्लिकन्स का दौर आया, तो फिर ये दोबारा फ़ाल हुए और ये दोहा एग्रीमेंट और ये सारा। लेकिन उस ज़माने में जब इनसे दोबारा ये एक्टिव हुए थे, तो ये इनके ख़यालात जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में ज़रा मुस्बत हो गए थे, मेरी जहाँ तक इतला है। बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब इनसे मामलात करते रहे उस ज़माने में, या बाकी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो लोग भी अफ़गानिस्तान को समझते हैं पिछली चंद दिहाइयों में, वो ज़ुल्म खलीलज़ाद साहब से उन्होंने इंटरेक्ट ना किया हो। लेकिन अब चूँकि ये रिपब्लिकन है तो कहीं ना कहीं इनका रोल है। अच्छा, अब रोल इनका जो है ना अफ़गानिस्तान में भी है, इनका रोल कहीं इराक़ में भी है, क्योंकि वो इन्होंने कुर्द जो हैं वो ये कुर्दों को इन्होंने कहा था कि भाई हम यहाँ पे तुम्हें जो है वो आज़ादी दिलवाएंगे सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट, उसके जाने के बाद, और ये सारा। तो वहाँ टर्की में भी इनको कोई बहुत ये मुस्बत नहीं रहे, मतलब इनके कॉन्टैक्ट्स डेफिनेटली हैं टर्की में भी, लेकिन वो जो कुर्दों वाला फैक्टर है वहाँ पे, और यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न अलायंस का फैक्टर है, नॉर्दर्न अलायंस उसके साथ ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और लेकिन फिर बाद में तालिबान का जो माहिदा हो रहा था दोहा में, उसमें ये इन्वॉल्व हुए। मुशर्रफ साहब को ये पसंद नहीं करते थे और मुशर्रफ साहब से इनकी बनी नहीं, लेकिन ये डिप्लोमेटिकली इनको बहरहाल हैंडल किया एक तरीके से पाकिस्तान ने। और आखिर में फिर ये हुआ कि ये इंडिया भी कहीं कंफ्यूज हो गया कि भाई तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसमें इंडिया क्यों नहीं है, तो इंडिया को इन्होंने बाहर रखा। तो इंडिया भी परेशान था कि भाई तालिबान से दोहा में डायलॉग हो रहा है, इंडियंस भी इनको अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा पाकिस्तान के प्रो पाकिस्तान हो गए थे आखिरी जो इनका टेन्योर था। तो और फिर उसके बाद जाहिर है कि जब बाइडन आए तो ये अलग हो गए। अब दोबारा चूँकि रिपब्लिकन्स आ गए, तो रिपब्लिकन्स के आने के बाद जहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि कारोबारी शख्सियात हैं, आगे पीछे दाएँ बाएँ, वहाँ वाशिंगटन में अफगानिस्तान को और इस रीजन को अगर कोई शख्स समझता है सबसे बेहतर तो ज़ुल्म खलीलज़ाद समझते हैं। अब ज़ुल्म खलीलज़ाद का क्या रोल होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं इनको रोल होगा ज़रूर। अच्छा, तो एक तो बात यह है कि अब वो
इस पूरे जो एक नया यहाँ पे जोग्राफिया है और नई एक जियो पॉलिटिक्स है जिसमें चाइना भी है, जिसमें रशिया भी है, जिसमें जाहिर है कि ये वो रशिया तो है नहीं, क्योंकि उस वक्त नॉर्दर्न अलाइंस जो है उसको रशिया की भी सपोर्ट थी एक तरह से तालिबान के अगेंस्ट। उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, सोवियत यूनियन के दौर की। और बाद में रशिया इतना स्ट्रांग नहीं था जब 2001 में, और रशिया खुद परेशान था क्योंकि चेचन्स वगैरह के बड़े हमले हो रहे थे वहाँ पे। और ये सारा बहरहाल इनकी इंट्रैक्शन जो है रशियंस के साथ, सोवियत के साथ भी रही, रशियंस के साथ भी रही, और सेंट्रल एशिया में यहाँ पे। अच्छा, तो एक तो ये है कि अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के अंदर जो मंजरनामा है, हमारे ताल्लुकात उनसे, अफगानिस्तान से मेरा ख्याल है कि आने वाले ऊंच नीच चल रही है इस वक्त, लेकिन ये कि वो ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये तो मतलब है कि इनका अभी तक मुझे नुक्ता नज़र समझ नहीं आया ज़ल्म खलीलज़ाद का कि इनका अब करंट सिनेरियो में क्या पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी किताब भी है द एनवॉय, और उस किताब में ये जिक्र करते हैं अपना सारा कि हामिद करज़ई और बाकी सारा अशरफ गनी और ये पूरा। अच्छा, अब जो है वो एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये भी हो सकता है इनको कोई रोल यहाँ पे ना मिले, इराक में या अरब मुल्कों में मिल जाए, तो वहाँ टर्की में बहुत ज़्यादा इनको अच्छी उससे नहीं देखा जाता, क्योंकि ये कुर्द जो है ये इन्होंने वादा किया हुआ था कि कुर्द जो है उनको अलग मुल्क लेके देंगे। एनीवे, अच्छा, मैं दो तीन वाक़यात जो इम्पॉर्टेंट हैं आज, और ज़ाहिर है कि तेज़ी के साथ अब 20 जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और अनसर्टिनिटी जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त है, क्योंकि एक तो मामला है सबसे बड़ा, और वो है गज़ा में। अच्छा, गज़ा के अंदर सूरत हाल ये है कि जो किसी भी वक्त अगर तो प्रेसिडेंट ट्रंप कामयाब हो गए, तो किसी भी वक्त जो है वो एक बार फिर हम इंतज़ार कर सकते हैं कि 20 जनवरी से पहले जो है वो सीज़ फायर हो जाए। आज, कल, परसों किसी वक्त एक मुआहदा सामने आ जाए। डेविड बार्निया जो है मोसाद के सरबराह, वो भी कतर में है, और शिन बेत के जो सरबराह हैं वो भी कतर में हैं, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम है वो भी स्टीफन विटकॉफ, वो भी इसराइल आए थे, उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की, उसके बाद वो भी शायद दोबारा कतर पहुंच गए हैं। CIA के सरबराह भी वहीं पे हैं, विलियम बर्न्स, और जो ब्रेड मैकर्ग हैं जो कि बाइडन टीम के नुमाइंदे हैं, वो भी कतर में मौजूद हैं। और बड़ी हद तक जो है अब वही कह रहे हैं कि कभी भी हम इतना करीब नहीं पहुँचे थे जितना इस वक्त पहुँच गए हैं हम सीज़ फायर मुआहदे के। और सीज़ फायर मुआहदा जो है उसमें इसराइल की एक बात मान ली गई है कि जी पहला जो मरहला है उसमें पहले मरहले के अख्ताम पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है, जो गज़ा और मिस्र के दरमियान है, वहाँ से इसराइली फ़ौज आखिरी मरहले पे पीछे हटेगी। अच्छा, लेबनान की फ़ौजें जो हैं, चूँकि उनके सदर जोसेफ एओन जो है वो ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, तो वहाँ से इसराइल की फ़ौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया, और लेबनान की आर्मी जो है वो जनूबी लेबनान में आ रही है, और सीज़ फायर अपनी जगह मौजूद है। एमॉस होस्टन यहाँ पे इस जगह जंगबंदी में बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं लेबनान और इसराइल के दरमियान। लेकिन एक और ऐसा वाक़या हुआ है, ये सारे चूँकि वाक़यात इंटरकनेक्टेड हैं, वो वाक़या ये हुआ है कि जो हूतीज़ हैं, हूतीज़ ने, मैंने बात की थी कि परसों कल बल्कि मैंने बात की थी कि अमेरिका ने और बरतानिया ने और इसराइल ने हूतीज़ के ऊपर अटैक किया है, और बहुत पावरफुल अटैक्स उन्होंने हूतीज़ पे किए। अब आज फिर अल सुबह ये हुआ, ये कल रात से ही हुआ कि हूतीज़ जो है उन्होंने इसराइल पे तो नहीं, लेकिन उन्होंने USS हैरी ट्रूमन जो है, जो कि उनके 25वें सदर के नाम के ऊपर एक बड़ा बहरी बेड़ा है, और ये जो है ये 90 की दिहाई से यहाँ पानियों में मौजूद है। तो उसके ऊपर हूतीज़ ने अटैक किया, और वो जो अटैक है वो अब हूतीज़ और इसको जो अरब मीडिया और बाकी जो लोकल उनके हूतीज़ के चैनल वो कह रहे हैं कि ये जो हमले उन्होंने किए हूतीज़ ने USS हैरी ट्रूमन पे, ये कोई 9 घंटे तक ये जारी रहा। हूतीज़ के हमले 9 घंटे तक जारी रहे, यानी हूतीज़ ने उसके बाद फिर ये अपनी पोजीशन वाजे की कि जी अभी हम यहाँ मौजूद हैं और आपके हमलों से हमें कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा। तो ये पूरी सूरत हाल एक बड़ी अजीब सूरत हाल बनी है कि हूती जो है वो, यानी वो मुस्तकिल अमेरिका पे या रेड सी पे या यानी अमेरिकन वॉरशिप्स पे और बरतानिया के वॉरशिप पे तो नहीं अभी तक, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने चौथी पांचवी दफ़ा हमला किया इन्होंने USS हैरी ट्रूमन पे।
अच्छा, ये जो है अब इन्होंने हमला कर दिया और हमला ये कहते हैं 9 घंटे तक हमला होता रहा और उसको चाइना का मीडिया जो है वो रिपोर्ट, चाइना की मीडिया को हम कोट कर देते हैं CGTN को कि यमन हूतीस क्लेम न्यू अटैक्स अगेंस्ट USS एयरक्राफ्ट कैरियर इन डेड सी। फर्स्ट स्लाइड हम कोट करते हैं तो इसको चाइना, रशिया, बाकी मुल्क जितने हैं उनका मीडिया इसको कोट कर रहा है, लेकिन चाइना की तरफ से ये बात आना उनको कोट कर देते हैं। और मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव जो जहाज़ों की पूरी दुनिया में जो वेब पे मॉनिटर करते हैं उनको भी कोट कर देते हैं कि हूतीस क्लेम टू स्टॉप US अटैक बाय टारगेटेड USS हैरी ट्रूमन। अच्छा, अब ये जो है ये एक बड़ा वाक़या है, इसलिए कि अगर हूतीस को अभी भी हूतीस के पास इतनी पावर है कि उन्होंने फिर दोबारा जो है वो अमेरिकन, अच्छा ये इसराइल की बात नहीं हो रही, अमेरिकन जो वॉरशिप है उसकी बात हो रही है। अमेरिकन ये कहते हैं कि इनको चाइना की और रशिया की सपोर्ट है, लेकिन ये कि आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि हूतीस का मामला कैसे हल होता है। और उधर जो इसराइल में काफ़ी सख्त बात हुई है, जो वहाँ पे मौजूद थे जो नुमाइंदे, वो नुमाइंदे जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं, तो उनकी जो स्टीफन विलबर्ग, उनकी जो मुलाकात है, जो बातचीत हुई है नेतन्याहू से, वो बड़ी सख्त हुई है। और सख्त बात ये हुई है कि इसको जंग को बंद करो, और ये मामला सारे तय हो गए हैं। और अब दोहा में इंतज़ार हो रहा है नेतन्याहू की कॉल का। कॉल जैसी होती है तो जो मीडिएट करने वाले ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका भी है, जिनमें कतर भी है, जिसमें इजिप्ट भी है, जिसमें टर्की भी है, वो सारे मुल्क जो हैं शायद उनकी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये सीज़ फायर का ऐलान करें। अच्छा, और फिर इसराइल के साथ तो नहीं बैठेंगे, हो सकता है इसराइल भी साथ बैठ जाए किसी जगह, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे इसराइल में वो अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहरहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी हो रही हैं। इतना करीब है ये अब ये जंगबंदी का मुआहदा हो, जब तक हो नहीं जाता हम नहीं जानते, लेकिन ये कि अब ऐसा है कि दोनों टीम्स, क्योंकि ट्रंप और बाइडेन की दोनों की टीम्स इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए और बड़ा सख्त मैसेज है। और वो नेतन्याहू जो है ना कि ऑल हेल ब्रेक, वो सोच रहे हैं नेतन्याहू कि ये हमास के लिए कहा गया है, ये हमारे लिए तो नहीं कहा गया, ट्रंप ने हमें तो नहीं कह दिया, क्योंकि उनको तो दावतनामा नहीं आया। और मुझे नहीं पता कि इसराइल से कौन शरीक होगा वहाँ पे इनाग्रल में, लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट, मैंने कल भी बात की थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की तकरीर के लिए उससे पहले चाहते हैं हर सूरत में, और ट्रंप और बाइडेन दोनों एक पेज पे हैं यहाँ पे, कि सीज़ फायर का ऐलान हो फौरी तौर पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो ये मामला हो गया कि हूतीस जो है वो अपनी जगह मौजूद है और काबू में नहीं आ रहे। दूसरी बात जो है वो ये है कि आग जो वहाँ पे लगी हुई है कैलिफोर्निया में और LA में, वो हमें फिर याद दिलाती है दोबारा कि सबसे जो बड़ा चैलेंज है दुनिया को दरपेश, वो क्लाइमेट चेंज है, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आग लग रही है जंगलों में, शहरों में। शहर, ये इतना बड़ा इलाका जो है वो इधर से हवा चलना शुरू होती है, दूसरी तरफ आग फैलती है, इधर से चलना शुरू होती है, दूसरी तरफ फैलती है। और दरमियान में एक बड़ी मारूफ अदाकारा हैं जेमिली कर्टिस। जेमिली कर्टिस जो है वो, उनको यकीनन जो लोग भी हॉलीवुड को या उनके सिनेमा को फॉलो करते हैं वो जेमिली कर्टिस को ज़रूर जानते होंगे। ये टोनी कर्टिस, इनके जो वालिद हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे, और ये ख़ुद भी एकेडमी अवार्ड इन्होंने लिया हुआ है, और 2 इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी लिए हुए हैं। तो इनके एक बयान के ऊपर जो है वो बड़ा इस वक्त वहाँ पे शोर, बड़ी खप पड़ी हुई है। और वो खप ये है कि इन्होंने वहाँ पर एक बयान दिया है कि, और वो बड़ा इनके ऊपर तनकीद हो रही है। जेमिली कर्टिस जो है, उन्होंने ये जो आग लगी है इसको इन्होंने तशबीह दे दी है गज़ा के साथ। ये न्यूयॉर्क पोस्ट में कोट कर रहा हूँ, तो न्यूयॉर्क पोस्ट, और इन्होंने कहा है कि ये गज़ा के अंदर जो कुछ हुआ जी, ये जेमिली ली कर्टिस का न्यूयॉर्क पोस्ट 8 स्लाइड हम कोट कर देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद जो है बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल इनके ख़िलाफ़ भी आ रहा है। ये बातें ये ख़ुद भी वहीं रहती हैं, तो इन्होंने कहा कि ये इसलिए इस तरह से हो रहा है कि भाई ये जो है ये गज़ा को भूल गए हो। तो ये 8 स्लाइड हम दिखा के, तो न्यूयॉर्क पोस्ट हम इसको कोट करते हैं कि उसमें इनके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि गज़ा को, इन्होंने कहा है कि जो गज़ा में हुआ उसको जो है वो जो पैसिफिक पेलिसेड्स है उसको गज़ा से इन्होंने तशबीह दी है। अच्छा, फिर इसको इसराइल में भी, इसराइल का मीडिया भी बड़ा इसको उछाल रहा है कि हॉलीवुड स्टार कंपेयर LA फायर्स टू गज़ा वॉर, के गज़ा वॉर से भाई कंपेयर कर दिया। वहाँ पे भी खप इसराइल में भी पड़ी हुई है, और काफ़ी जो है ये इस वक्त डिबेट वहाँ चल रही है। अच्छा, 2 बातें हो गई।
तीसरी जो बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो ये कि हुतीज़ का फिर हमला अमेरिकन वॉरशिप पे। दूसरी बात ये कि वो आग का फैलना और वहाँ पर ये बह चढ़ जाना। जी आप वक्फे का, जी डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। जी आप वक्फा लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी कल मुतवक्के है, इस फैसले का क्या मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा? फैसला देखिए, फैसला गालिबन जो मुझे नहीं पता कि फैसला क्या आता है, लेकिन ये है कि ये खान साहब के अगेंस्ट फैसला आने की जो बात इस्लामाबाद में ज़्यादा चल रही है, जो हुकूमत के सर्कल्स कह रहे हैं और ख़ुद तहरीक इंसाफ वाले भी कह रहे हैं कि शायद ये हुकूमत ये फैसला उनके अगेंस्ट आए तो फिर वो अपील में चले जाएंगे। अपील जो है वो आगे जो भी सिलसिला होगा सारा। लेकिन यह है कि जो मैंने बात पहले भी की कि अदालतों के थ्रू ही मामलात होंगे, अदालतों के थ्रू ही होने चाहिए और अदालतों पे एतमाद होना सबका बहुत ज़रूरी है। ये मामलात आगे चलेंगे। जो मैं वक्फे में जाने से पहले बात कर रहा था, वो ये कर रहा था कि जो आने वाले दिनों में दबाव की बात नहीं होती, बात यह है कि जो सूरत हाल तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। मिसाल के तौर पे देखिए, आज सऊदी अरेबिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है और वो सऊदी अरेबिया में हुआ है सीरिया के हवाले से। अच्छा, सीरिया के हवाले से हुआ है कि जो नई सीरियन गवर्नमेंट है वहाँ पे उसको सपोर्ट किया जाए, उसकी इमदाद जो है अमेरिका भी खोले, यूरोपीय यूनियन भी स्टार्ट करें और बाकी मुल्क भी उसको सपोर्ट करें। तो टर्की के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो भी वहीं थे, फैसल बिन फरहान भी वहीं थे, उसके उन्होंने चेयर किया उसको, जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं। उसके बाद वहाँ पे कतर के मौजूद थे, कुवैत के थे, यूएई के थे, बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा थे, जर्मन वज़ीर ख़ारजा, अमेरिका के जो हैं वो अंडर सेक्रेटरी गालिबन वो रिप्रेजेंट अमेरिका को करे, तो सारे मुल्क वहाँ पे मौजूद थे। और इन सारे मुल्कों की मौजूदगी में वहाँ पे सीरिया के लिए एक बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है जिसमें यह कि सीरिया की एड खोल दी जाए। इजिप्ट जो है उनकी भी नुमाइंदगी थी और ये बात मैं बहुत मुताद अंदाज में कह रहा हूँ कि ये नया जो सेटअप है सीरिया का, उसको शायद इजिप्ट अभी तक बहुत उसमें ईजी नहीं है, लेकिन ये कि वो उसमें दायरे सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, ये सारे मुल्क यकीनन वो जो रिजर्वेशन हैं इजिप्ट की उनको दूर कर देगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ईरान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं कि भाई जाने से पहले अगर कोई वो ड्रिल्स वगैरह, फौजी ड्रिल्स और ये सारे हो रहे हैं सिलसिले कि अगर कोई इसराइल हमला करता है ईरान पे बाकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिन इतने कम रह गए कि इस वक्त वो बहुत फैल जाएगा मामला ईरान के में, तो वो अब टाइम शायद नहीं। और हुतीज़ के तैयार हैं जवाब में, हुतीज़ अपना मुस्तकिल उन्होंने एक फ्रंट खोला हुआ है। अरब ममालिक बिल्कुल नहीं चाहेंगे हुतीज़ के साथ मसला। वहाँ पर जो सगीर हमूद अजीज़ हैं, ये यमन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वैसे तो वहाँ पे हुतीज़ एक्टिव है, लेकिन जो उनकी बाकायदा जो आर्म्ड फोर्सेस हैं यमन की, उनके जो सरबराह हैं वो सगीर हमूद अजीज़, उनकी जो है जनरल कुरिल्ला से मुलाकात हुई है सऊदी अरेबिया में, जो सेंटकॉम के चीफ़ हैं। वो सऊदी अरेबिया में थे, तो वहाँ पर एक तो सऊदी हुकाम से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन यमन से जो उनके जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी वहाँ पे आ गए और उनसे भी सेंटकॉम के सरबराह जो है उनकी मुलाकात हुई कि भाई आपका कितना का कंट्रोल है और कितना कंट्रोल है हुतीज़ का और आपकी क्या पॉलिसी वगैरह वगैरह सारा। तो ये अब ट्रांजिशन का मामला चल रहा है कि ट्रांजिशन कैसे होती है। और इसी दौरान एक बड़ा तवील जो एक्स के ऊपर जो उनका प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बड़ा तवील एक इंटरव्यू किया है इलॉन मस्क ने एलिस वीडल के साथ। एलिस वीडल जो है ये जर्मनी की जो राइट विंग पार्टी है AfD, उसकी वो सरबराह हैं और उनके साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया है। और इंटरव्यू उनका वो एलिस वीडल जो है वो चांसलर 23 फरवरी को जर्मनी में चांसलर का इलेक्शन है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बहुत बड़ी तादाद में मैस डिपोर्टेशंस जर्मनी से वो करेंगी, बहुत बड़ी तादाद में जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, चाहे वो एशियंस हों, चाहे वो यूरोपियंस हों इवन, क्योंकि यूरोपियंस से मुराद यूरोप कह रहा हूँ तो उसमें कहीं यूक्रेन से बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और उसमें सीरिया से भी लोग हैं, उसमें मुख्तलिफ मुल्कों से लोग हैं। वो डिपोर्टेशंस कैसे होती हैं, क्या होता है वहाँ पे क्या, तो वो बहरहाल एक उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, बहुत बड़ा उन्होंने मैस डिपोर्टेशन शुरू हो रही हैं AfD, ये फाइनेंशियल टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ 11।
तो ये चांसलर की कैंडिडेट है और इलॉन मस्क चाहते हैं कि इनके साथ वो अच्छा डेनमार्क ने कहा है कि भाई आप हमें ना खरीदें, अच्छा ये इसको ग्रीनलैंड को हमसे कब्जा ना करें ना खरीदें, हम आपको यहाँ मल्टी बेसिस और दे देते हैं। अमेरिका को ऑफ़र की है। अमेरिका में जो है बाकायदा जो रियल इस्टेट वाले हैं उन्होंने इसकी बोली लगानी शुरू कर दी है कि ग्रीनलैंड क्या कितना इसकी कॉस्ट कितनी होगी। यानी अगर ग्रीनलैंड को ख़रीदते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप तो कोई ये कह रहा है कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स होगी, कोई कह रहा है कि जी वो उससे कम होगी, कोई कह रहा है ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। वो कोई ऐसा जजीरा तो नहीं है जहाँ के लोग पिकनिक बनाएं, तो वहाँ पे तो बड़े, तो अगर जजीरा ख़रीदना है तो उसकी कीमतें भी लगना शुरू हो गई हैं। लेकिन डेनमार्क ने उसके साथ ही कहा है कि भाईजान ज़रा हौला हाथ रखें, ये जजीरा हमसे ना लें, जितनी आपको यहाँ बेसिस चाहिए, जितनी भी बेसिस आपको बनानी है वो आप, क्योंकि नेटो का मेंबर है डेनमार्क, उन्होंने कहा कि जितनी बेसिस आपने बनानी है आप यहाँ बना लें, रशिया के अगेंस्ट आगे पीछे, लेकिन ये जजीरा हमारे अंडर रहने दें। लेकिन वहाँ रेफरेंडम होने जा रहा है। इशू ये कि रेफरेंडम होने जा रहा है और रेफरेंडम वो आज़ादी का रेफरेंडम, अगर वो आज़ादी कह देते हैं ग्रीनलैंड वाले तो वो आज़ाद हो जाते हैं, ग्रीनलैंड आज़ाद हो जाएगा डेनमार्क से। तो डेनमार्क से आज़ाद हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल कि अमेरिका को कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, डेनमार्क के साथ भी रहता तो डेनमार्क मेरे अमेरिका से लड़ना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका को वो बेसिस चाहिए और बेसिस चाहिए बिल्कुल कि वो जो आर्कटिक है उसमें जो अमेरिका की पॉलिसी है जिसमें ग्रीनलैंड भी और कनाडा भी है। कनाडा तो बिल्कुल हिला हुआ है इस वक्त। कनाडा जो है वो वहाँ पर नया लीडर कौन होगा, कैसे बात करेंगे वो, कनाडा कैसे बात करेगा, कनाडा का मुझे नहीं पता कि कनाडा की पॉलिसी आगे क्या बनती है, क्योंकि वो तो 51st स्टेट पे आ गए हैं दोबारा वापस, और वो तो कह रहे हैं कि ये 50। अच्छा, पैनामा के बारे में क्या पॉलिसी बनेगी ये भी देखना है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नाम बदलने से। कोई गल्फ ऑफ मैक्सिको कहता रहेगा, गल्फ ऑफ जो है वो अमेरिका कहता रहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इशू सारा ये है कि आगे जो है वो जो बाकी दुनिया के अंदर इश्यूज हैं सारे, वो किस तरह से हैंडल होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये अफगानिस्तान एक इशू है अभी, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हुआ और उस तरह से ख़त्म नहीं हुआ जिस तरह ट्रंप चाहते थे। ये ज़ल्म खलीजा रिपब्लिकन ये मैं बात दोहरा रहा हूँ दोबारा कि रिपब्लिकन, ये जब ये चल रहा था ना सारा मामला यहाँ पे अफगान जिहाद सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, जब ज़ल्मे आए और यहाँ से मौलवी यूनुस खालिद के साथ वो गए वाइट हाउस में, रेगन से मुलाकात की, बर्जिंस्की के साथ लगे हुए थे, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। तो उसके बाद लेकिन ये हुआ कि ये जो 9/11 के बाद का दौर है उसमें जो कि इराक में भी रहे, तो इसलिए इनका रोल, और फिर यूएन में चले गए, और ये जॉन बोल्टन और ये सुजन राइस और डोनाल्ड रम्सफील्ड और बुश सीनियर और कॉन्डोलीज़ा राइस, वो टीम जो रिपब्लिकन की टीम, दरमियान में तो डेमोक्रेट्स आ गए ना, ओबामा आ गए। और लेकिन आप ये देखें कि जब बाइडन आए तो बाइडन ने कुछ अर्से के बाद इनकलाब हुआ तो उसके बाद इनको हटा दिया था कि रिपब्लिकन है इकट्ठा। अच्छा, एनीवे, दूसरा जो इसमें यहाँ पे इशू है वो ये है कि राइट विंग की पार्टियाँ वहाँ पे क्या करती हैं और क्या नहीं करती। स्विट्ज़रलैंड के ऊपर काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट पुतिन, पहले तो स्विट्ज़रलैंड में पे उनको एतराज़ था, लेकिन ट्रंप और पुतिन की जो पहली मुलाकात है शायद स्विट्ज़रलैंड में हो जाए। यानी उसको पुतिन भी चाहेंगे कि स्विट्ज़रलैंड जो है यानी यूरोप के अंदर वो एंट्री दें, और ज़ाहिर उनके वारंट शॉरेंट ये वो सारे निकले, वो स्विट्ज़रलैंड तैयारी कर रहा है पहली प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन के दरमियान मीटिंग की। अरब मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं, टर्की भी कोशिश कर रहा है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के ऊपर जो है वो ज़रा नरमी आई है रशियन मौक़िफ़ में। रशिया ही सोच रहा है कि ठीक है अरब मुल्क हम जाएंगे तो ठीक है, लेकिन यूरोप के अंदर स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं तो बाकी यूरोप को भी मैसेज आएगा, और यूरोप को तो वैसे ही मैसेज चला जाएगा कि ट्रंप जो है वो पुतिन से मिल रहे हैं तो ज़ेलेंस्की तो थ्रोन अंडर द बस हो गया। तो इसी तरह से जो है वो अब एक तो ये, दूसरा ये है कि दुनिया भर से मुख्तलिफ लोग जा रहे हैं, ज़ाहिर चाइना से। अच्छा, भारत ने की तरफ से कंफर्म हुआ है कि उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर वो शरीक होंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे 20 तारीख को वहाँ पे। पाकिस्तान की तरफ से कौन नुमाइंदगी करेगा अभी तक क्लियर नहीं, कई मुल्कों की तरफ से क्लियर नहीं है असल में। मशरिक़ वस्ता से कोई भी लीडर गालिबन वहाँ पर नहीं पहुँच रहे। अच्छा, और उनके ज़ाहिर नुमाइंदे वगैरह होंगे लेकिन कोई लीडर वहाँ पे नहीं जा रहा। लीडर हंगरी से हैं, अर्जेंटीना से हैं। अच्छा, मेदोरो जो है, निकोलस मेदोरो जो वेनेजुएला में आ गए, अब उनको मुबारकबाद पुतिन ने भी दे दी है, शी जिनपिंग ने भी दे दी है। रशिया और वो जो मेदोरो के मद्दे मुकाबिल जो मौजूद हैं गोंजालेस, उनको अमेरिका मान रहा है।
और ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं दोबारा भी इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा मोनो डॉक्ट्रिन है उसको पार करके, चूंकि वो वहाँ जाके चाइना और रशिया और ये सारे उधर बैठ गए, और बड़ा देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सबसे बड़ा क्राइसिस था जब ये बिल्कुल दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने खड़ी हो गई थी और क्यूबा के ऊपर खड़ी हुई थी। और इसलिए कि क्यूबा में, इसलिए कि वो टर्की में उस वक्त मिसाइल लगे थे, यानी मिसाइल नस्ब हुए थे। अब ये आने वाले दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग होती है, कहाँ होती है, और क्या जो पाकिस्तान कैसे अंदरूनी हमारा इंतशार खलफिशार कम हो रहा है, टेम्परेचर डाउन, ठीक है ना, सब मतलब है कि ठंडा हो रहा है। आप नोट करें बयानात की हद तक, बयानात भी अभी है कि मुज़ाकरात में टीम नहीं गई, मुज़ाकरात में टीम कैसे जाएगी, क्या होगा। जावेद लतीफ़ साहब अभी कह रहे हैं कि पहले वहाँ से दबाव नहीं आया जहाँ से अब हमें आ रहा है, वो पता नहीं क्या किस तरफ से आ रहा है। मियाँ साहब से बात करें, जावेद लतीफ़ साहब, मियाँ साहब इशारों कराए में उनको बता देंगे कि क्या मामला हो रहा है। मियाँ साहब उसको समझ, मियाँ साहब ऑन बोर्ड है। अच्छा, और अदालतों के तहत ही होगा, अदालतों पर इत्मीनान का इजहार किया है खान साहब ने, और साथ ही तो ये एक जो है ना कि जो सड़कों के ऊपर और मार कुटाई, और उससे हम निकल गए। अब मामला अदालतों में, अब बयानात पे, और मामला जो है वो पार्लियामेंट मुज़ाकराती कमेटी, ये इस तरह से होगा। और जाहिर है कि अगर फैसला कल उनके खिलाफ आता है तो जैसे हामिद रज़ा साहब ने कहा कि उससे एक तलखी पैदा होगी, वो तलखी पैदा होगी तो मुज़ाकराती टीम ही निपटेगी उसको। मुज़ाकराती टीम को भी पता है कि मामला अब कहीं और तय हो रहे हैं और हो चुके हैं आगे, और खान साहब आ जाएंगे मेरे ख्याल से महीने, 1.5-2 महीने में बाहर। ये भी हुकूमत के वज़रा का अपना ख्याल है कि मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा, वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद उस वक्त एक सुकून भी हो जाएगा, ज़रा मुल्क आगे की तरफ निकलेगा। मुज़ाकरात होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, मतलब कल की बात तो कल के का तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, अगला सांस हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। लेकिन अभी तक जो मंजरनामा है उसमें जो दाखिली इंतशार है वो कम हो रहा है। अब दाखिली इंतशार अगर सियासी कम होता है और तो उसका सबको फ़ायदा है, यानी मुज़ाकरात, अदालत और बातचीत, टॉक शोज़, ये सारे मामला, और उसके नतीजे में आगे जो है फिर बड़े चैलेंजेस हैं, मईशत है, ये ख़त्ते की दुनिया के बदलते हुए हालात हैं सारे, और इसमें देखें आने वाले दिनों में कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को, दोनों वाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।